हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे CDS 1 2022 के इंग्लिश सेक्शन की। देखिए, इंग्लिश सेक्शन में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो स्कोरिंग होते हैं और बहुत आसानी से आप इन्हें सीख सकते हैं। उसी में से एक टॉपिक होता है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। इस टॉपिक से 20 सवाल आते हैं दो अलग अलग सेक्शन में। तो इस टॉपिक के अंदर कुछ ट्रिक अप्लाई होते हैं, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। और इस टॉपिक को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, देखिए इन सवालों की जो सबसे पहली ट्रिक ये है कि आपको ऑप्शन से जाना है, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करना है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप ये पहले ऑप्शन पे गौर करिए। जैसे अगर मैं आपको 32nd नंबर यहाँ पे दिखाऊं तो आपको दो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे मेनली, जिनमें एक ही लेटर स्टार्टिंग में होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो आर से आर, सी और डी दोनों ऑप्शन में ही स्टार्टिंग में है। अगर इसी तरह से मैं बात करूँ 33 नंबर की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पी जो है वो 2 बार स्टार्टिंग के अंदर है। 34th में भी आप देख सकते हैं क्यू जो है वो 2 बार स्टार्टिंग में है। तो 99% केसेज में इन्हीं दो में से कोई एक ऑप्शन होगा। बट आपको ऑफकोर्स रेंडमली टिक नहीं करना है। हम लोग देखेंगे किस तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करके हम लोग 100% करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले पढ़िए, कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। क्या कि कभी भी आपको ये गौर करना है कि सेंटेंस किस तरह से स्टार्ट हो सकता है। जैसे कुछ ऐसे सेंटेंस हैं, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ बिटवीन या अगर मैं बोलूँ एंड, तो क्या ये वर्ड से कभी सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ना ही ये जो वर्ड्स हैं बिटवीन, एंड, इस तरह के वर्ड्स कभी भी एंड में नहीं लग सकते सेंटेंस के। बेसिक बातों को आप ध्यान रखिए, ये सवाल बहुत ही सरल होते हैं। 31st नंबर देखते हैं। ये PYQ है CDS, अभी जो 2-3 महीने पहले एग्जाम हुआ उसका। एज सुन एज द गवर्नमेंट वॉज प्रेस टू डू समथिंग फॉर द पुअर द सेशन कमेंट। ये हमें PQRS 4 सेक्शन में बांट दिया गया। ना अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑप्शंस को देखूँ तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। क्या हमारा ए ऑप्शन आंसर होगा? द गवर्नमेंट वॉज प्रेस टू डू समथिंग फॉर द पुअर। उसके बाद अगर मैं एस को पढ़ूँ, द सेशन कमेंस्ड, लास्ट में हमें दिया गया एज सुन एज। क्या किसी सेंटेंस के एंड में एज सुन एज देखने को मिल सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर मैं बात करूं बी की, तो समथिंग फॉर द पुअर, क्या समथिंग से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? आगे पढ़ लेते हैं फिर भी। समथिंग फॉर द पुअर द गवर्नमेंट वॉज प्रेस टू डू एज सुन एज द सेशन कमिंग। ये तो उल्टा पुल्टा लग रहा है। आगे पढ़ लेते हैं। समथिंग फॉर द पुअर, पी से है ना, ऑप्शन सी पढ़ते हैं। एज सुन एज, एज सुन एज के बाद हमें एस दिया गया है, यानी द सेशन कमेंस। एज सुन एज द सेशन कमेंस, जैसे ही सेशन की शुरुआत हुई, द गवर्नमेंट वाज प्रेस टू डू समथिंग फॉर द पुअर। गवर्नमेंट को प्रेस किया गया कुछ गरीबों के लिए करने के लिए। बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे डी को भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं देखूंगा क्योंकि इन दोनों में ही ऑप्शन में लास्ट में पी है और एज सुन एज से कोई भी सेंटेंस एंड नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, PSRQ। अगला सवाल देखिए। सबसे पहले मैं ऑप्शंस देखूंगा। ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास? आर जो है वो 2 ऑप्शंस में है, सी और डी में स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले मैं सी और डी चेक करूंगा। 90% चांस है कि सी और डी में से ही हमारा आंसर होगा। तो सी से स्टार्ट करते हैं फिर। मैं यहाँ पे अगर आर में पढ़ूँ तो क्या है? इफ़ आई डोंट स्पीक टू देम इट्स बिकॉज। मैं उनसे अगर नहीं बात करता हूँ, क्यों? ये इसलिए है। इट्स बिकॉज के बाद क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए या पी होना चाहिए? आप सोचिए। इट्स बिकॉज, बिकॉज के बाद एंड आ सकता है क्या? बिकॉज के बाद एंड ऑफकोर्स नहीं आएगा। तो आर के बाद एस वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। हमारा आंसर निकल के आ गया है ऑप्शन डी। फिर भी कंफर्मेशन करने के लिए पढ़ लेते हैं। इफ़ आई डोंट स्पीक टू देम इट्स बिकॉज दे डू नॉट कम विद इन माई सब्जेक्ट एंड नॉट बिकॉज दे आर लाइटली एस्टीम्ड बाय मी। बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं उन्हें नहीं पढ़ता हूँ, इसका अर्थ यह है कि ये मेरे सब्जेक्ट के अंदर नहीं आते, बल्कि बिकॉज दे आर लाइटली एस्टीम्ड बाय मी। बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरह से आपको पता करना है, आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर हम, सबसे पहले मैं क्या करूँ इस तरह के सवालों में, आपको 2 ऑप्शन यहाँ से हटा लेने हैं और इन दोनों में पहले चेक करना है। हालांकि 95% चांस है कि इन्हीं दोनों में आंसर होगा, बट 100% श्योर नहीं है और हमें ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हमें पहले आंसर कन्फर्म करना चाहिए। तो आर को मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया। इफ़ आई डोंट स्पीक टू देम इट्स बिकॉज। अब बिकॉज के बाद मैं सोचूंगा कि एस होगा या फिर पी, क्योंकि 2 ही ऑप्शन बचे थे हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पे एस में देख रहा हूँ तो एंड है। क्या बिकॉज के बाद एंड आ सकता है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन डायरेक्टली निकल करके आ जाता है। फिर भी आप एक बार दोबारा जरूर पढ़ लीजिएगा। इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते एलिमिनेशन से अगर हम करते हैं तो, अदरवाइज फिर ये डिफिकल्ट भी कभी कभी हो जाते हैं। सो इसका आंसर हमने देख लिया, ऑप्शन डी। नाउ अगला सवाल देखिए। नो मैग्नीमियस विक्टर द फॉर्चून ऑफ वॉर हैड पुट इन हिज पावर सो क्रूरली वुड ट्रीट दोज हुम। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको सवाल पढ़ के टाइम जाया नहीं करना, क्योंकि हमारे पास वक्त की हमेशा कमी होती है एग्जाम्स के अंदर। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन देखने हैं। आप फिर से देख सकते हैं पी जो है वो 2 ऑप्शंस के अंदर है। तो सी और डी हटा दूंगा मैं। सबसे पहले मैं पी को चेक करूंगा। सो पी मैंने यहाँ पे पढ़ा, पी स्टार्टिंग में है नो मैग्नीमियस विक्टर। उसके आगे मैं क्या पढ़ूंगा? क्यू देखूंगा या फिर एस? नो मैग्नीमियस विक्टर वुड ट्रीट दोज। सबसे पहले मैं एस चेक कर रहा हूँ। नो मैग्नीमियस विक्टर वुड ट्रीट दोज हुम द फॉर्चून ऑफ वॉर हैड पुट इन हिज पावर सो क्रूएली।
हाँ, ये सही लग रहा है। अब ए को भी चेक कर लेते हैं। नो मैग्नेमियस विक्टर द फॉर्चून ऑफ वॉर हैड पुट इन हिज पावर सो क्रुएली वुड ट्रीट दोज हुम। क्या हुम से सेंटेंस एंड होगा? अगर होगा भी तो यहाँ पे क्या सेंटेंस सुटेबल बन रहा है? बिल्कुल नहीं। नाउ बी ऑप्शन को कंफर्म करने के लिए दोबारा पढ़ लेते हैं। नो मैग्नेमियस विक्टर यानी कोई भी महान विजेता, उसके बाद क्या था? एस यानी वुड ट्रीट दोज हुम, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। उसके बाद अगर हम आगे पढ़ें, द फॉर्चून ऑफ वॉर हैड पुट इन हिज पावर क्रुएली यानी जिनके युद्ध के भाग्य ने अपनी सत्ता में इतना क्रूर बना दिया हो। कहने का अर्थ यह है कि अगर उसे पावर ने इतना क्रूएल बना दिया है तो वो कोई भी महान विजेता ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी। अगर आप अर्थ समझ लेते हैं तो और भी सरल हो जाएगा। वैसे मैंने बता ही दिया, दो ऑप्शन यहाँ पे हट ही जाते हैं और इन दो में से हम जल्दी से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए। सबसे पहले ऑप्शंस देखेंगे हम। ऑप्शन में अगेन आप देख सकते हैं वही चीज़ है। दो ऐसे हमें लेटर दिख रहे हैं जो स्टार्टिंग में है ए और सी, तो हम ए और सी को ही चेक करेंगे। सबसे पहले ए को चेक करते हैं, यानी क्यू से स्टार्ट करना है हमें। वाट एवर एल्स वन मैन से ऑफ हिम हीज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस कॉल इन क्वेश्चन नो वन डेयर। क्या ये कोई सेंटेंस सुटेबल बन रहा है? बिल्कुल नहीं। अब सी को चेक करते हैं। वाट एवर एल्स वन में से ऑफ हिम, कोई भी उस मैन के बारे में ऐसा कहे। आगे कहा गया नो वन डेयर, कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता। उसके बाद क्या है? कॉल इन क्वेश्चन हीज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो 34 का आंसर क्या है फिर? सी। सो इसका अर्थ क्या हुआ फिर? वाट एवर एल्स वन मैन से ऑफ हिम, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसके बारे में जो कुछ भी एक आदमी कहता है पर उसकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस अगेन जो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं जिनमें 2-3 सेंटेंस को कंबाइन किया जाता है, उस तरह के सेंटेंस में आप समझ सकते हैं कि एक के बाद दूसरा क्या आएगा। सो जैसा कि मैंने बताया था कि जब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो सबसे पहले हमें यही देखना पड़ता है कि एक तो हम ठीक है फर्स्ट वाला यही होगा, वाट एवर एल्स वन मैन से ऑफ हिम। उसके बाद हमें एस चेक करना है, आर चेक करना है। तो आप इसके साथ एक सेंटेंस कोई भी उठा लीजिए। मान लीजिए मैं आर चेक करता हूँ, वाट एवर एल्स वन मैन से ऑफ हिम, कोई भी उसके बारे में कोई बात करता है, हीज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस और नो वन डेयर। क्या कौन सा सेंटेंस यहाँ पे आपको ज़्यादा सुटेबल लग रहा है? वाट एवर एल्स वन मैन से ऑफ हिम, नो वन डेयर, ये ज़्यादा सुटेबल लग रहा है क्योंकि उसके बारे में कोई भी कुछ कहता है, नो वन डेयर, कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये दो सेंटेंसेस आपस में जुड़ रहे हैं, तो इस तरह से आपको इसे समझना है। अगला सवाल देखिए। अगेन मैं सबसे पहले ऑप्शंस देखूंगा। ऑप्शंस में मुझे दो ऐसे दिख रहे हैं जो क्यू से स्टार्ट है, बाकी अलग अलग है। तो सबसे पहले ए और डी को चेक करूंगा। सो सबसे पहले क्यू चेक करूंगा। एवर सिंस द कोविड-19 पेंडेमिक बिगेन, उसके बाद हमारे पास एस है और पी है। तो अगर मैं एस में चेक करूं, एवर सिंस द कोविड-19 पेंडेमिक बिगेन कैलिब्रेटिंग डिजीज रिलेटेड रिस्क हैज़ बिकम अ फिक्सचर ऑफ एवरीडे लाइफ। बिल्कुल सही बन गया, ये ए हमारा आंसर है। इसका अर्थ समझ लेते हैं, यानी जैसे ही कोविड-19 पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, कैलिब्रेटिंग डिजीज रिलेटेड रिस्क, यानी डिजीज रिलेटेड रिस्क जो है हैज़ बिकम अ फिक्सचर ऑफ एवरीडे लाइफ, यानी जो डिजीज रिलेटेड रिस्क है वो एक लाइफ का पार्ट बन गए, लाइफ का फिक्सचर बन गए। तो देख रहे बिल्कुल सटीक जब बैठ जाता हमारा आंसर निकल करके आ जाता है। तो पहले तो आप 10-20 सेकंड यहीं बचा लेंगे जब आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% केसेज में ऐसा होगा, बट जैसा कि मैंने बताया 90% केसेज में ऐसा ही होता है। आगे देखते हैं। लेट 60s ही स्टिल एन्जॉय वाइगोरस, ही इज इन हेल्थ ऑल्दो। अच्छा, इस तरह के हमें दिए गए हैं सवाल। क्यू एस क्यू पी, अगेन हमारे पास दो ऑप्शन मैं पहले हटा लूंगा, उसके बाद चेक करूंगा। सबसे पहले क्यू से चेक करते हैं। ही स्टिल एन्जॉयज वाइगोरस, उसके बाद कहा गया लेट 60s। क्या लेट 60s होगा? ही स्टिल एन्जॉयज वाइगोरस लेट 60s, ऐसा कोई सेंटेंस बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर मैं सी को चेक करूँ, सो सी को कैसे चेक करना है? क्यू के बाद एस देखना है। ही स्टिल एन्जॉयज वाइगोरस हेल्थ, देखिए कितना सटीक बन रहा है। ही स्टिल एन्जॉयज वाइगोरस हेल्थ ऑल्दो ही इज इन लेट 60s। ये तो खैर आसान सवाल है, ये तुरंत ही हो गया। क्यू एस आर पी, बट फिर भी आप देख सकते हैं ना कि जब दो ऑप्शन हम हटा लेते हैं तो हमारा वक्त बचता है। सवाल तो ये बहुत लोग कर लेंगे, बट चूंकि हमें वक्त का हमेशा समय बचाने पर फोकस करना है, तो इस तरह की टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? ही स्टिल एन्जॉय वाइगोरस हेल्थ, यानी अभी भी वो मजबूत हेल्थ को एंजॉय कर रहा है, हालांकि वो अपने 60s में, लेट 60s में है। तो इसका करेक्ट आंसर हमने देख लिया, ऑप्शन सी है। अगला सवाल देखते हैं। इन्वाइटिंग एज द रेटोर्ट ऑफ अब्यूज, अच्छा इस तरह से हमें सेंटेंस दिए गए। अगेन मैं ऑप्शन देखूंगा, हमें 3 ऑप्शन में क्यों दिख रहे हैं, यानी अगर यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही ऑप्शन हटाया है। अब हमें देखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं सबसे पहले इन्वाइटिंग। अच्छा, क्यू से स्टार्ट करना है। नथिंग इज सो ईजी एंड, अब जैसे ही मैंने एंड देखा तो वहाँ पे मैंने सोचा कि कौन सा वर्ड इसे जोड़ेगा। क्या एंड के बाद दोबारा एंड आएगा? नहीं। तो अगर कहीं मुझे क्यू के बाद एस दिखेगा तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा, हालांकि ऐसा नहीं दिया गया है।
सो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंड के बाद दोबारा एंड नहीं दिया गया, बट यहाँ पे अगर आप देखें क्यू के बाद हमें दोबारा एंड दिख रहा है, तो क्या दो बार एंड आएंगे? आप बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक सेंटेंस के अंदर दो बार एंड आए। तो हम सबसे पहले क्यू आर को एलिमिनेट कर देंगे। हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि आर तो पहले ही एलिमिनेट कर दिया था हमने, एक ही ऑप्शन बचता है डी। फिर भी चेक कर लेते हैं। नथिंग इज सो ईजी एंड इन्वाइटिंग एज द रेटोर्ट ऑफ अब्यूज एंड सार्केज्म बट इट इज एंड एन अनप्रॉफिटेबल कॉन्टेस्ट। तो ये बिल्कुल सटीक सेंटेंस बनता है। सो इसका अर्थ क्या हुआ? फिर कुछ भी इतना आसान नहीं है, और कटाक्ष की बात करें, कटाक्ष के रिकॉर्ड के रूप में आमंत्रित नहीं है, लेकिन ये एक लाभदायक प्रतियोगिता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमने देख लिया, ऑप्शन डी है। अगला सवाल देखते हैं। अगेन मैं देखता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, पी क्यू एस क्यू। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्यू वाले ऑप्शंस में। तो क्यू से अगर मैं चेक करूँ, एन एपिग्राम इज़ अ ब्रीफ, उसके बाद अगर मैं देखूँ पॉइंटेड सेइंग दैट, तो ये तो सुटेबल नहीं लग रहा है, बट फिर भी पूरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कौन सा चेक कर रहा हूँ? बी वाला। बी में चेक करते हैं, क्यू आर पी एस है, उसके बाद एस क्यू आर पी। सबसे पहले इसे ही चेक करते हैं। एन एपिग्राम इज़ अ ब्रीफ एंड के बाद क्या है? पॉइंटेड सेइंग दैट फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूसेस एंटीथेटिकल आइडियाज दैट कॉज वन टू थिंक अफ्रेश। बिल्कुल सही लग रहा है ये। एक एपिग्राम एक ब्रीफ और पॉइंटेड सेइंग है दैट फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूसेस, जो अक्सर ही इंट्रोड्यूस करता है एंटीथेटिकल आइडियाज़ को, जो कि कॉज करता है एक इंसान को अफ्रेश यानी फ्रेश चीज़ें थिंक करने के लिए। बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर यहाँ पे बन गया है। कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, क्योंकि ए और सी तो हम लोग पहले ही हटा चुके थे, हटाया नहीं थे हमने, बट फिर भी हम इसे चेक करेंगे ना पहले। बाकी के भी चेक कर लेते हैं, हालांकि बाकी के चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा कंफर्म आंसर निकल के आ गया ऑप्शन बी। आप खुद पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे इस सेंटेंस का जीस्ट क्या है, एक जो पार्ट है वो दूसरे पार्ट को जोड़ रहा है या नहीं। अगला सवाल देखिए। ऑप्शन सबसे पहले देखेंगे, पी क्यू आर एस अलग अलग हमें दिए गए। तो यहाँ पे मैं ये सोचूंगा, क्या कभी कोई सेंटेंस ऑफ से स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो मैं पी को सबसे पहले एलिमिनेट करूंगा। हमारे पास बचे आर और एस। अब मैं आर और एस में देखूं तो कौन सा है? आर में ऑक्सीमोरोन है और एस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी एक एडजेक्टिव होता है, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो एस को भी मैंने एलिमिनेट कर दिया, और दो तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेट किए थे क्योंकि ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। तो हमारा करेक्ट आंसर फिर क्या है? ऑप्शन डी। फिर भी पूरा पढ़ लेते हैं क्योंकि कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ आर हमने यहाँ पे क्या एलिमिनेट कर लिया है? हमें कौन सा पढ़ना है? हाँ, हमने सी ऑप्शन को कंफर्म किया है ना, तो सी को पढ़ना है। आर पी एस क्यू। तो आर सबसे पहले देखते हैं, ऑक्सीमोरोन इज अ स्पेशल फॉर्म। स्पेशल फॉर्म के बाद क्या है? पी यानी ऑफ एंटीथेसिस वेयर बाय टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड एट वंस। हाँ बिल्कुल सही है। ऑक्सीमोरोन क्या है? एक स्पेशल फॉर्म है किसकी? एंटीथेसिस की। वेयर बाय टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड एट वंस, जहाँ पे दो जो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज है, दो विभिन्न अलग अलग प्रकार की जो क्वालिटीज है, उन्हें एक साथ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट है हमारा। कौन सा आंसर फिर बिल्कुल करेक्ट है? ऑप्शन सी। सी बिल्कुल करेक्ट है। तो देख रहे हैं आप, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफ से सेंटेंस नहीं स्टार्ट हो सकता, तो यहाँ पे आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर आंसर हमारा निकालना काफ़ी जल्दी हो जाता है, काफ़ी क्विक हो जाता है। और जितना ज़्यादा वक्त आप इन सवालों में बचाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेस सोचने का वक्त मिलेगा। अगेन देखिए, एंड से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, तो पी और एस से हमारा सेंटेंस शुरू नहीं होना चाहिए। क्या पी और एस से कोई सेंटेंस शुरू है? अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। हिम देखिए, अगेन हिम क्या है? कौन सा प्रोनाउन है बताइए? थर्ड पर्सन की प्रोनाउन है, तो ये स्टार्ट नहीं होगा हिम। तो अगर मैं यहाँ पे आर को हटा दूँ, सबसे पहले ये देख लेते हैं ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो ट्रिक बताई थी कि दो अगर लेटर्स स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले हम उन्हें ही चेक करेंगे, यानी ए और सी को हमें चेक करना है। सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। क्यू का मतलब है पीपल टॉक ऑफ मेमोरियल्स टू। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? आर। पीपल टॉक ऑफ मेमोरियल्स टू हिम इन स्टेचूज ऑफ ब्रॉन्ज एंड बिलाई हिज मैसेज एंड मार्बल दे दस स्मोक हिम। तो ये तो सही नहीं लग रहा, आगे पढ़ते हैं। अगला देखिए, फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा था चेक करने के लिए? सी। तो सी को चेक करते हैं। पीपल टॉक ऑफ मेमोरियल्स टू हिम इन स्टेचूज ऑफ ब्रॉन्ज एंड मार्बल। देखिए ब्रॉन्ज के बाद मार्बल, तो आप समझ सकते हैं खुद ही कि ब्रॉन्ज के बाद जब मार्बल आ रहा है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, तभी तो एंड के साथ कनेक्टेड वर्ड को ही जोड़ा जाएगा। क्योंकि फर्स्ट केस में जब हमने देखा कि जब हमें क्यू के बाद आर था, आर के बाद एस था, राइट? तो यहाँ पे सेंटेंस सही नहीं बन रहा था, क्योंकि ब्रॉन्ज के बाद एंड बिलाय, ब्रॉन्ज और बिलाय के बीच कोई रिश्ता है ही नहीं।
क्योंकि बिलाए का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आरोपित करना, बताना झूठ कि ये बात झूठ है, झूठलाना किसी चीज़ को। तो दोनों के बीच क्या सेंटेंस बनता है, कुछ नहीं। दोनों के बीच क्या रिलेशन बनता है, कुछ नहीं। तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों को, और फिर आप तो पढ़ के पूरा कन्फर्म हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे फिर भी पूरा पढ़ लेते हैं, हमारा आंसर तो वैसे निकल गया है। पीपल टॉक ऑफ मेमोरियल्स टू हिम इन स्टेचूज ऑफ ब्रॉन्ज एंड मार्बल, दस दे मॉक हिम एंड बिलाई हिज मैसेज। यानी लोग बात करते हैं मेमोरियल्स की, उसके ब्रॉन्ज के स्टेचूज की और मार्बल और ब्रॉन्ज के स्टेचूज की, उसके बाद वो मॉक करते हैं और उसके मैसेज को, जो उसने मैसेज दिया है उसकी मजाक उड़ाते हैं और उस बात को झुठलाते हैं, बिलाई करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन सी। देखिए ये जो मैंने आपको बात बताई कि सबसे पहले आपको 2 ऑप्शन हटाने हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एंड से कोई सेंटेंस नहीं स्टार्ट हो सकता, हिम से नहीं स्टार्ट हो सकता, या फिर एंडिंग का कोई वर्ड जो आप देख के समझ जाएं। जैसे अगर किसी सेंटेंस के एंड में ही लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि ये स्टार्ट नहीं हो सकता, अगर हिम होता तो होता। तो इस तरह की बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ज़्यादा आपको ग्रामर्स के रूल्स रटने की ज़रूरत नहीं है, तो आप आंसर को आसानी से कर सकते हैं। देखिए हमारा मकसद होता है टाइम को बचाना। इस तरह के सवाल हम बैठ करके करेंगे तो काफ़ी वक्त लेने के बाद कर सकते हैं, बट चूंकि हमें जल्दी से जल्दी करना है तो हिट एंड ट्रायल इज़ द बेस्ट मेथड। अगर ये वीडियो आपको पसंद है और आप चाहते हैं कि मैं बाकी के इंग्लिश के सेक्शंस को भी डिस्कस करूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।